नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज हम उस देश की बात करने जा रहे हैं जहां धमाके अब खबर नहीं रहे, आम बात हो चुकी है, बल्कि एक रूटीन बन चुका है। एक ऐसा मुल्क जहां हर दिन विस्फोट की तस्वीरें जो है वो सामने आती है, वहां पर बड़े सवाल खड़ती है। वहां पर जो तस्वीर है वो इसी कदर वहां पर नजर आती है जिसमें हर दिन हर दफा पाकिस्तान खुद को एक्सपोज करता है, हुकूमत की नाकामी बयां करती है और साफ तौर पर यह संदेश देती है कि वहां पर जो सरकार चल रही है उसमें हस्तक्षेप सीधे सीधे सेना का है। आखिर गलती हो कहां रही है? हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। जी हाँ, पाकिस्तान वही कंगालिस्तान, वही देश जो कि हर दफा कभी अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के, कभी आतंकवाद से ग्रसित होने को लेकर के जब भी बात रखता है खुद को एक्सपोज करता है, जहां खामोशी भी डर पैदा करती है और धमाका एक पूरी कहानी सुलगा देता है। और खबर अब सामने आई है खैबर पख्तूनख्वा से, जहां के टैंक जिले में से जो जानकारी मिली, खून की बू आ रही है। वहां पर आईईडी विस्फोट में एक बख्तरबंद पुलिस वाहन के परखच्चे उड़ गए। गोमल पुलिस स्टेशन के एसएचओ इशाक खान समेत 7 जवानों को लेकर जानकारी मिली कि मौत हो गई है उनकी। 7 घरों में मातम पसरा हुआ है, 7 परिवारों की दुनिया उजड़ गई है। और सबसे बड़ा सवाल, जब बख्तरबंद गाड़ी भी जान नहीं बचा पाई तो आम नागरिक वहां पर कितना सुरक्षित है? और यही सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यहां पर जिस तरीके से हर दफा पूछा गया कि क्या पाकिस्तान आंतरिक कलह से जूझ रहा है। धमाका इतना जबरदस्त था दर्शकों की लोहे की मोटी परतें, सुरक्षा के तमाम इंतजाम और इसके साथ साथ ट्रेनिंग और संसाधन सब चकनाचूर हो गए। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक संदेश था, सीधे मैसेज था। आतंकी अभी भी वहां पर जिंदा है, संगठित है और पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और ज्यादा देश से हलचल जो है, एक्टिवनेस जो है वो उन्होंने बढ़ा दी है। अब चलिए आपको डिटेल्स बताते हैं यहां पर किस तरीके से जो हवाले दिए जा रहे पाकिस्तान को लेकर के, इस अटैक को लेकर के क्या कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जो ये धमाका हुआ है, पाकिस्तान में एक और आईईडी धमाका ये बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, इसको लेकर इंफॉर्मेशन मिली है कि ये जो धमाका हुआ है इसमें जान मान का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और सीधे सीधे खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर हमला किया गया, वहां के प्रशासन को टारगेट किया गया और एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मी इस दौरान मारे गए हैं। और साथ ही साथ आपको इंफॉर्मेशन दे दें कि गोमल पुलिस स्टेशन के एसएचओ की भी इस दौरान मौत हो गई है। देखिए, इस हालात को लेकर के अब लगातार चिंता भी जो है जाहिर की जा रही है। कोट वाली इलाके के पास यहां पर देखिए जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है कि इस विस्फोट को लेकर के जो तस्वीर है वो अब पाकिस्तान क्या रखने वाला है और इसको लेकर पाकिस्तान क्या एक बार फिर से झूठ बोलेगा। आईडी से बख्तरबंद गाड़ियां जो है वो तबाह हो गई। बख्तरबंद गाड़ियों को लेकर के तस्वीर मिली कि जो मोटी मोटी परतें वो भी सीधे सीधे यहाँ पर काम नहीं आई है, वो भी चकनाचूर हो गई। सुरक्षा वाहन के पर खच्चे उड़ गए। अब सुरक्षा वाहन का ये हाल है तो वहां पर आम गाड़ी और आम लोग, आम नागरिक कैसे महफूज हो सकते हैं? इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो ये धमाका हुआ, इसको लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़े सवाल इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान में ये जो आईईडी धमाका हुआ है इससे सीधे सीधे आतंकी कनेक्शन के साथ जोड़ा जा रहा है। जो आतंक पाकिस्तान दुनिया में फैलाना चाहता है, इसके जरिए लोगों को, इंसानियत को परेशान करता है, अब वही आतंकवाद उसके लिए बड़े सिरदर्द के रूप में सामने आ रहा है। पाकिस्तान सरकार ने पिछले साल बढ़ते आतंकवाद के खिलाफ बड़े बड़े ऐलान किए थे, पब्लिक डोमेन में इसको लेकर के कई दफा बात रखी थी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंक की आग को बुझाने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन सरबकाफ। नाम भारी भरकम है, वादे बुलंद है और दावे भी ऊंचे, लेकिन ये सभी धता साबित हुए। खैबर पख्तूनख्वा में जो धमाका हुआ इसके बाद ये माना गया कि सब हवा हवाई था। कहा गया कि आतंकी ठिकाने खत्म होंगे, नेटवर्क टूटेंगे, सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षित जो तस्वीर है वो बनाई जाएगी। सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसियां ये सब कोऑर्डिनेट करेंगी, सब एक्शन मोड में दिखाई देंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। छापेमारी हुई, हथियार बरामद किए गए, विस्फोटक पकड़े गए। सरकार ने डंके की चोट पर कहा
कि हम आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाए। अब देखिए, जो इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, वो सवाल कुछ इस तरीके से खड़े हो रहे हैं, वो आपको बड़ी वॉल पे दिखा देते हैं। अहम सवाल ये पाकिस्तान को लेकर कि क्या ये सिर्फ एक आतंकी हमला महज था, और दूसरा सवाल यहाँ पर ये इसको लेकर के खड़ा होता है कि ऑपरेशन सरबकाफ वाकई क्या नाकाम हो गया, क्या फेल हो गया? जिस मद्देनजर ये रखा गया था, क्या वो मुद्दा जो है वो ही यहाँ पर एड्रेस नहीं हो पाया? टीटीपी और बीएलए पाक की पकड़ से क्या अभी भी बाहर है? जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो लड़ाके बताए जा रहे हैं, एक के बाद एक घातक प्रहार पाकिस्तान पर कर रहे हैं, क्या उसकी वजह है? आतंकवाद पर पाकिस्तान की कितनी पकड़ अभी है? कहा गया कि आतंकवाद के सर्वनाश के लिए यह बनाया जाएगा ऑपरेशन, कितना अभी तक कामयाब हो पाया? पाक गृह युद्ध जैसे हालात की ओर बढ़ रहा है, ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बलूचिस्तान की तस्वीर आप देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीर आप देखिए, सिंध की तस्वीर आप देखिए, एक समान वहां पर तस्वीर नजर आ रही है। पाक अपनी पुरानी नीतियों से क्या सबक ले पाएगा? जो पुरानी पॉलिसी थी पाकिस्तान की, क्या उससे अब सबक लेकर के आगे बढ़ करके उस तस्वीर को दुरुस्त करने की कोशिश क्या पाकिस्तान करेगा? इसको लेकर के सवाल किए जा रहे हैं। आज टैंक जिले का ये जो धमाका है, उसी ऑपरेशन सरबकाफ की पोल खोल रहा है। पुलिस जांच खुद मान रही है कि ये हमला उसी ऑपरेशन के खिलाफ बदले की नीयत से किया गया, यानी कि सरकार जितना भी दबाव बना ले, आतंकवादी उतनी ही तेजी के साथ पलटवार भी कर रहे हैं। ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, सालों से चलता आ रहा है और पाकिस्तान में तो यह आम बात बन चुका है। पिछले साल खैबर पख्तूनख्वा के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ये धमाका देखा गया था। मैच चल रहा था, खिलाड़ी मैदान में थे, दर्शक स्टैंड में बैठे थे और तभी धमाका हुआ था। साफ संदेश था, साफ मैसेज था, अब कोई जगह सुरक्षित नहीं है, चाहे वो खेल का मैदान हो, सुरक्षा घेरा हो या आम नागरिकों के रहने के लिए जो जगह है, जो उन बाशिंदों के लिए जगह है, रेजिडेंशियल कॉलोनीज हो, वहां पर भी इस तरीके की तस्वीर है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पाकिस्तान के सिर्फ प्रांत नहीं है, ये उसके सबसे बड़े जख्म है। यहाँ तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी है, बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए है और दर्जनों छोटे बड़े आतंकी गुट भी इसमें बताए जा रहे हैं, जो कि अब पूरी तरीके से सक्रिय हो गए, एक्टिव हो गए। हर गुट की अलग मांग है, अलग एजेंडा है, अलग दुश्मनी है। दूसरी तरफ भारत के साथ भी रिश्ते कुछ ज्यादा अभी सुधर नहीं पाए हैं। भारत के साथ भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो तस्वीर है, वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसमें भी अलग थलग पड़ा हुआ है। कोई इस्लाम के नाम पर लड़ रहा है, कोई आजादी के नाम पर लड़ रहा है, तो कोई सत्ता की हिस्सेदारी के लिए लड़ रहा है, कोई सत्ता में हिस्सेदारी चाहता है। अब इसको लेकर के जो तस्वीर है वो किस तरीके से पाकिस्तान दुरुस्त करता है, पाकिस्तान की नीति क्या है, क्या पॉलिसी है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। यहाँ पर डिटेल्स किस तरीके से सामने आ रही है। अब खैबर पख्तूनख्वा कैसे अशांत है और हम आखिर क्यों कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो या बलूचिस्तान हो, अंदर कला पाकिस्तान में है। खैबर पख्तूनख्वा में पहले से ही अशांति देखने को मिल रही है, वहां विरोध की आवाज जो है लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जानकारी है कि इससे पहले भी कई आतंकी हमले खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में हो चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, पिछले साल क्रिकेट स्टेडियम को लेकर के जैसे मैंने हवाला दिया, वहां मैच हो रहा था, पूरा सेटअप तैयार था, खिलाड़ी मैदान में थे, लोग वहां पर चीयर कर रहे थे अपनी अपनी टीम्स को लेकर, लेकिन इस बीच ही धमाका हो जाता है। ये धमाका क्या बताता है कि वहां पर क्या अभी भी जो आतंकी गुट हैं वो एक्टिव है, उनकी मांग क्या है। अब पिछले साल की क्रिकेट स्टेडियम धमाके की बात आज आ जाइए 2026 में आइए, जहां किस कदर हमले और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये जो अटैक्स का सिलसिला है, इसका ग्राफ निरंतर इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। साल 2024 में शुरू करेंगे और 25 आते आते 100 हमले हो जाते हैं। 100 से ज्यादा हमलों को लेकर के हवाला दिया जाता है, 100 की पुष्टि हो चुकी है। और 2026 आते आते अब देखिए साल की शुरुआत के साथ साथ यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में ये धमाका हो जाता है, जो कि बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तो पिछले साल क्रिकेट स्टेडियम में धमाका हुआ, अशांति खैबर पख्तूनख्वा में हुई, मैच के दौरान ये बम ब्लास्ट हुआ था और इसके बाद इसमें भी आतंकी कनेक्शन जो है वो निकल के सामने आया था। ये कहा गया कि यहाँ पर जानबूझकर जो है इस तरीके की कोशिश की गई और ये आतंकी गुट जो है एक्टिव ही इसीलिए हुए थे वहां पर अशांति बनाने के लिए। उस स्टेडियम में काफी लोग जो आम नागरिक वहां पहुंचे थे, उस मैच का
को देखने के लिए दर्शक दीर्घा में जो लोग बैठे हुए थे वहां पर किस तरीके की अशांति फैली थी, वहां हताहत की स्थिति बन गई थी। हालांकि बड़ा जान मान का नुकसान नहीं हुआ, ये यहाँ पर कहा जाए तो इस वक्त जो तस्वीरें पाकिस्तान के लिए ठीक बात है। नागरिकों में दहशत फैलाना फिलहाल वहां पर मकसद बन चुका है और अलग थलग पाकिस्तान इसको लेकर के बना हुआ है। 3 जगहों पर आप जोड़िए, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इसके अलावा सिंध, इसको लेकर के कहीं ना कहीं अंतरकला बनती जा रही है। हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली और अभी खैबर पख्तूनख्वा में जो ये हमला हुआ है इसको लेकर के भी अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं हुई है कि ये हमला किसने किया है। जिम्मेदारी अभी तक किसी गुट ने नहीं ली है। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सरबकाफ पूरी तरीके से विफल बताया जा रहा है, क्योंकि जो नाकामी सामने आ रही है, कहा गया बख्तरबंद गाड़ियों पर अगर हमला हो जा रहा है, बख्तरबंद गाड़ियों को चकनाचूर ये लड़ाके कर दे रहे हैं, तो आखिर वहां पर आम नागरिकों के लिए सुरक्षा कैसे जो है चाक चौबंद रह सकती है, लोगों के लिए कैसी तस्वीर पेश हो सकती है, लोग वहां पर कितने सुरक्षित है, ये सवाल तो बना ही रहेगा। आतंकी ठिकानों को खत्म करने का दावा किया गया था सरबकाफ ऑपरेशन के जरिए, लेकिन इन तमाम दावों की पोल अब पाकिस्तान के करकलमों से जो है वो देखने को मिल रही है। साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में हर धमाका यही बता रहा है कि लड़ाई बाहर की नहीं जबकि भीतर की है, अंदर की लड़ाई है। पाकिस्तान में सरकार की लड़ाई है, सेना की लड़ाई है और सीधे सीधे कहीं सत्ता हासिल करनी है, किसी को आतंकवाद का निपटारा कराना है, कहीं राष्ट्र को लेकर के तस्वीर पेश करनी है। अब ये पाकिस्तान की अपनी नीतियों की लड़ाई है। नीतियां कहां फेल हो रही है, कहां चूक रह जा रही है। दशकों तक जिन आतंकी संगठनों को स्ट्रेटेजिक एसेट माना जाता था, आज वही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। अब हालात यह है कि पाकिस्तान पुलिस, सेना और आम जनता तीनों निशाने पर आ गए हैं। सवाल यह भी कि क्या पाकिस्तान की सरकार इस लड़ाई को सिर्फ बंदूक से जीतना चाहती है, यानी कि लड़ाई जंग के अखाड़े में ही जीती जाएगी? क्या इसको लेकर के बातचीत के जरिए हल नहीं निकाला जाना चाहिए? क्या सिर्फ सैन्य ऑपरेशन ही काफी है या सैन्य ऑपरेशन के जरिए तस्वीर जो है वो पेश की जानी चाहिए? अब देखिए, डिटेल्स आपके सामने हम रख देते हैं। टीटीपी के जो चर्चित हमले हैं वो क्या कुछ निकल कर सामने आए। सबसे पहले बात साल 2007 की करेंगे। सबसे ज्यादा साल 2007 में हमले किए गए। इसके बाद आइए जून 2014 को, जहां कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौतों का आंकड़ा सामने आया, 34 लोगों की मौत होती है। अब ये सिलसिला आगे बढ़कर के पहुंचता है 2014 में ही दिसंबर का, जब पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला होता है। अब ये आंकड़ा देखिए, अपने आप में चौंका रहा है। 149 यहाँ पर जो नंबर सामने आया, 149 लोगों की मौत हो जाती है सीधे सीधे। अब जनवरी 2023 में जरा आइए, 14 के बाद 23 में, यानी कि बीच की स्थिति जो थी वो थोड़ी सी ठीक हो पाई। सरबकाफ का असर नजर भी आया था। पेशावर में मस्जिद सुसाइड बॉम्बिंग हुई, 100 लोगों के मारे जाने की खबर सीधे सीधे। अब देखिए, ये सिलसिला 2023 के बाद जनवरी महीने के बाद आगे बढ़ता है और मार्च 2016 की तस्वीर अब जरा देखिए। मिड में मैं बात कर रही थी कि स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई थी, लेकिन 2016 की बात करते हैं। लाहौर पार्क ईस्टर हमला को लेकर के तस्वीर सामने आई थी, जो कि बड़े चिंताजनक तस्वीर भी थी। 75 से ज्यादा इस दौरान मारे गए थे। 2016 अगस्त की हम बात करें, क्वेटा अस्पताल में यह हमला हुआ था। अब ये पिक्चर जो सामने आ रही है ये अपने आप में दर्शा रही है कि हमले कैसे बढ़े। 2022 से 2025 तक तालिबान की सत्ता वापसी पर हमलों में उछाल दर्ज की गई। जो ग्राफ है वो बढ़ता गया। ग्राफ जो धीरे धीरे कम हो रहा था, वो सरबकाफ के बाद ऐसा माना गया कि वो स्थिति सुधर तो नहीं पाई और ज्यादा बिगड़ जरूर गई। अब 2025 पर जरा आइए। टीटीपी ने पाक में 100 से ज्यादा हमले किए, 100 से ज्यादा हमले दर्शकों। अब ये समझिएगा, जो ऑपरेशन चलाया ही हमलों को रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए किया गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं असफल रहा। आज पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे तय करना होगा कि वह किस रास्ते पर जाना चाहता है। या तो वह आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई करे, या फिर इस आग में खुद को झुलसता हुआ देखता रहे। तो आज करेंगे हम इसी पर मुद्दे पर बड़ी चर्चा। डिबेट में हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद होंगे, एक बड़ा पैनल मौजूद होगा। करेंगे इसको लेकर के चर्चा कि पाकिस्तान की आखिर नीति और वहां की नीयत कैसे चलने वाली है। अब ये हमले तो हो रहे हैं, ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन ग्राउंड पर ऐसी तस्वीर सामने क्यों नहीं आती है? गृह युद्ध अभी भी क्यों है?
चलिए आपका तारुफ हमारे मेहमानों से सबसे पहले करवा दूं। कर्नल शिवदान सिंह रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ कनेक्ट है। कर्नल कुणाल भट्टाचार्य रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट है। मेजर डॉक्टर अली शाह रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ और बिलाल शफीक पत्रकार पाकिस्तान से थोड़ी देर में कनेक्ट होंगे हमारे साथ। उनसे भी मैं जानूंगी कि पाकिस्तान की तस्वीर और वहां की आगे की तकदीर कैसे होने वाली है। लेकिन सबसे पहले अली शाह सर, ऑपरेशन सरबकाफ चलाया जाता है, कहा जाता है कि हम जो आतंकवाद से ग्रसित हैं, आतंकवाद से जो पाकिस्तान लड़ रहा है उसके लिए ये कोशिश है, ऑपरेशन है। अब लेकिन ये जो ऑपरेशन है सीधे सीधे एक बहुत बड़े सवाल के घेरे में आ जाती है। सवाल इसलिए क्योंकि इस ऑपरेशन के बावजूद भी हम देख रहे हैं तस्वीर सुधरी तो नहीं है और कई गुना जो है हमले बढ़ गए हैं, अटैक्स बढ़ गए हैं। अब ये ताज़ा मामला देखिए, बख्तरबंद गाड़ियां इनकी चकनाचूर हो जा रही है। टीटीपी के लड़ाके कहीं से भी इस मंशा के साथ डरे हुए तो नहीं लग रहे हैं, जो हमले बढ़ रहे हैं वो कम से कम ये तो बता ही रहा है। अब पाकिस्तान को ये तय करना होगा जो उनकी नीति है, उनकी जो नीयत है वो धरातल पर कैसे आए। जी देखिए, कहा जाता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में बाद में गिर जाता है। और 2013 में हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर सरेआम ये कहा था कि अगर आप सांप पालोगे अपने बैकयार्ड पे, ये सोच के कि आपको वो सांप नहीं डसेगा, वो आपको ही डसेगा फिर कर। तो पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद, उग्रवाद, दहशतगर्दी, खून खराबा, मार कटाई को बढ़ावा दिया है हमेशा। और यही आज की तारीख में इन पे भारी पड़ गया है। पाकिस्तान के मिनिस्टर ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कहा है क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की। राइट। आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे पे भारी पड़ गए हैं। तो आप देखिए, अगर हम तालिबान की बात करते हैं, चलिए, पाकिस्तान अन्य उग्रवाद से जूझ रहा है कि बीएलए अलग बलूचिस्तान की तरफ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, टीटीपी तरीके तालिबान पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है गुड तालिबान और बैड तालिबान का, यानी कि अच्छा टेररिस्ट और बुरा टेररिस्ट। अब आप देखिए, अगर तालिबान की बात करें तो ये सुन्नी तालिबान तो खुद ही इसको पाला पोसा, इसको फंड किया, अब वही काटने को दौड़ रहा है पाकिस्तान को। तो ये तो मतलब वही है ना कि अपने आंगन में ही खोट है। बिल्कुल, आप ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, अगर तालिबान की बात करें तो वो एक सुन्नी इस्लामिस्ट नेशनलिस्ट प्रो पश्तून मूवमेंट थी जो कि फाउंड हुई थी 1990 में, और ज्यादातर अफगानी बेसिकली 1996 से लेके 2001 तक यहाँ पर इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर राज किया था। अब पाकिस्तान हो गई इनसे प्रभावित। अब ये इस मूवमेंट का जो फाउंडिंग न्यूक्लियस था वो एक वर्ड था तालिबान, यानी कि पश्तो स्टूडेंट्स के जो जवान युवा पीढ़ी है उनको बेसिकली पकड़ना, और ये बहुत ही कट्टरपंथी में विश्वास रखते थे। और फिर ये फीडन फार्मर्स और जो मर्द थे जो इस्लाम के बारे में स्टडी करते थे अफगानिस्तान पाकिस्तान मदरसों में, रिलीजियस स्कूल से वहां पर इनने अपना प्रभाव जमाया। और फिर पाकिस्तान ने एक फुटहोल्ड जमाया, फिर तालिबान ने फुटहोल्ड जमाया, और धीरे धीरे करके फैलते गए। पाकिस्तान हो गई बहुत प्रभावित। और 1994 आतंक के मुद्दे पर अली शाह सर, जब भी पाकिस्तान से जितनी दफा आप पूछिएगा वो खुद को ही बताएगा कि वही आतंक से ग्रसित है। आतंकवाद फैला रहा है पाकिस्तान, ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। आतंकवाद में उसामा बिन लादेन की तस्वीर हो या अजहर की तस्वीर हो, वहाँ पर हम बात करें अलग अलग जो गुट है, आतंकी संगठन है, फंड हो रहे हैं, वीआईपी उन्हें फैसिलिटीज़ मिल रही है इनके स्टेट इस्लामाबाद कैपिटल में, लेकिन इन तमाम मुद्दों को एड्रेस तो नहीं कर पाते। लेकिन ये जो पॉलिसी अपनाते हैं हथियारों वाली, कि हर दफ़ा हथियार उठा लेंगे, हथियार उठा करके मसला हल करेंगे। हालांकि मसला हल नहीं हो पाता और ज्यादा पेचीदा हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान था वो एक अलायंस था, वो एक मिलिट्री नेटवर्क था जो फॉर्म हुआ था 2007 में, कि यूनिफाई ऑपोजिशन जो कि पाकिस्तानी मिलिट्री के अगेंस्ट बेसिकली। और टीटीपी ने स्टेट के जो ऑब्जेक्टिव्स थे इसके एक्सपल्शन ऑफ इस्लामाबाद की इन्फ्लुएंस की फेडरलिटी एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज के अंदर नेबरिंग खैबर पख्तूनवा में, जो कि पाकिस्तान का प्रोविंस है, और फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन के शरिया, पूरे पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ लगा देंगे इस तरीके से। और फिर जो एक्सपल्शन था कोलिशन ट्रूप्स का अफगानिस्तान से,
और जो टीटीपी लीडर्स थे उन्हें पब्लिकली बोला है ये बात कि जो ग्रुप वो सीख करता है कि इस्लामिक कैलिफेट पाकिस्तान के अंदर, और वो रिक्वायर करता है ओवरथ्रो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और टीटीपी की कभी बनी नहीं बेसिकली। और टीटीपी हिस्टोरिकली जो मेन मेंटेन किया क्लोज टाइज, जो सीनियर अल कायदा के लीडर्स थे इंक्लूडिंग अल कायदा फॉर्मर हेड ऑफ ऑपरेशंस पाकिस्तान के, उनके साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। बैतुल्ला महसूद जो कि पहला टीटीपी लीडर था, वो 5 अगस्त 2009 को इनका इंतखाब हो जाता है। और फिर इसके सक्सेसर जो हुए हकीमुल्लाह महसूद, उनका उसका इंतकाल हुआ 1 नवंबर 2013 में। तो टीटीपी जो है बेसिकली एक डिफंक्ट हो रही थी, मगर उसने और दमखम पकड़ा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने उग्रवाद को बढ़ावा दिया। तो टीटीपी के जो सेंट्रल शुरिया नवंबर 2013 में अपॉइंट हुए मुल्ला फैजुल्ला, जो कि इस ग्रुप के ओवरऑल लीडर बने। उसके बाद वो फैजुल्ला ने एक स्टॉन्च एंटी वेस्टर्न, एंटी इस्लामाबाद और एडवोकेट किया फ्रेश टैक्टिक्स जो कि समझे पाकिस्तान के अंदर। और फिर वो ऑर्डर किया नवंबर 2012 में अटेम्प्ट किया एक असैसिनेशन एजुकेशन कितने अटेम्प्ट कर लिए। मुझे ऐसा लगता है अलीशा सर, इसमें सबसे पहला बदलाव ये होना चाहिए कि आपकी या तो सरकार सामने आए या तो आपकी सेना सामने आए, कोई भी हो। मतलब आप अपनी आइडियोलॉजी जो है वो आप एटलीस्ट क्लियर करें, पब्लिक डोमेन में लाइए, इंटरनेशनल डोमेन में लाइए कि आप यहाँ पर सेना का हुकूमत करवा रहे हैं तो ठीक है, सेना बोले, सेना कॉल ले। फिर आप ये मत कहिए कि आपकी सरकार भी चल रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, क्योंकि वो तो अब अगर तीसरे नजरिए से, भारत के नजरिए से मैं कहूँ तो वो अब नजर नहीं आ रही है। वहां पर सरकार तो पूरी तरीके से फेल है ही, चल सेना की ही रही है अंदरूनी तौर पर, तो घोषणा ही कर दे सीधे तौर पर, सेना कॉल ले ले इसको लेकर। अब कुणाल भट्टाचार्य सर ये समझाइएगा, जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो आंकड़ा ये आ रहा है कि 2007 से शुरू होता है सिलसिला, जो अभी तक पब्लिक डोमेन में जिसको लेकर के एक्सेप्टेंस भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ली है, मतलब पूरी तरीके से तो एक्सेप्ट पाकिस्तान कभी नहीं करेगा। 2007 में सबसे ज्यादा हमले किए गए, 14 में उसके बाद कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ, 34 लोग मारे गए। दिसंबर 2014 में पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल, 2023 में पेशावर में मस्जिद सुसाइड बॉम्बिंग, लाहौर पाक ईस्टर हमला हुआ 2016 में ही, फिर 16 में ही एक और हमला होता है क्वेटा अस्पताल में। 2022 से 25 तक की तालिबान की सत्ता वापसी पर हमलों में उछाल हुआ। अब टीटीपी ने 100 से ज्यादा अटैक किए 25 में, यानी कि 2025 में तो ये आंकड़ा क्रॉस कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ माना गया। अब टीटीपी के लड़ाके इनसे डर तो रहे हैं नहीं सर, अब काफ ऑपरेशन चलाए या कोई भी ऑपरेशन चलाए, ये एटलीस्ट इन्फ्लुएंस क्यों नहीं लेते हैं, ये सीख क्यों नहीं लेते हैं भारत के जरिए। भारत ने भी तो ऑपरेशन महादेव चलाया था ना पहलगाम आतंकी हमले के बाद, हमने कैसे उन्हें ढूंढकर मार गिराया, वो हमने तस्वीर दिखाई है, पूरी दुनिया को दिखाई है कि भारत कभी डरता नहीं है। और हमारी हुकूमत सीधे सीधे टारगेट करती है नीतियों को लेकर के, डिसाइसिव यहाँ पर फैसले लिए जाते हैं, वहां पर क्यों नहीं हो पा रहा है सर ये? नहीं, ये आपने सही बताया, ये पॉलिटिकल विल चाहिए। ये पॉलिटिकल विल मेरे को लग रहा है पाकिस्तान में नहीं है, ये आतंकवादी को बंद करने का। कभी वो बोलता है कि इंडिया के ऊपर हमने 1000 काट मार के आतंकवादी भेजेंगे, और तालिबान को बोलेंगे, अफगानिस्तान को बोलेंगे कि तुम आतंकवादी भेज रहे हो हमारे देश के ऊपर। ये डबल नीति नहीं चलेगा। राइट। हमने अभी देखा हुआ है टेररिस्ट अटैक 34% बढ़ गया है इस साल 2024 के हिसाब से, और वर्ल्ड सिक्योरिटी सिंस 2011, मतलब ये लास्ट पिछली 14-15 साल में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और इंस्टेबिलिटी डीपन हुआ है ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। और यहाँ पे मेरे पास भी कुछ स्टैटिस्टिक्स है। ये टीटीपी का सबसे बड़ा लड़ाई था, ये जो हमारे नोबेल लॉरिएट थे मलाला यूसुफजाई, उसको 2012 में अटैक किया था मारने का। 2014 में आपको मालूम है पेशावर स्कूल में तकरीबन 150 बच्चे को मार दिया था। और 2010 में टाइम स्क्वायर बॉम्बिंग जो फेलियर हुआ था। ये काफी पॉइंट है जो तालिबान ने, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान चाहे जितना कोशिश करे इसे छुपाने की, इसे बरगलाने की, दुनिया को कुछ और बताने की और साइड से निकल करके कुछ और करवाने की, ये तमाम अब जो कोशिशें हैं
ये अब दुनिया समझ रही है, जान रही है, और इसको लेकर के अब कोई भी अछूता नहीं है, सब जानते हैं। शिवदान सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, आखिर ये पाकिस्तान चाहता क्या है? ये जो टेढ़ी खीड़ है ना पाकिस्तान नाम की, ये पाकिस्तान की नीति और नीयत में फर्क क्यों दिखता है? कभी कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाते हैं सरबकाफ, लेकिन फिर वही आ जाते हैं स्थिति की हथियारों के आगे सर झुका देते हैं, सजदा करते हैं। देखिए, ऐसा है, जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, हाँ, तब से पाकिस्तान की सेना ने अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर हमला करके पूरे पाकिस्तान को ये दिखा दिया था कि पाकिस्तान की रक्षा केवल वहां की सेना कर सकती है। और इसके द्वारा उन्होंने पाकिस्तान की सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया। तब से लेके पाकिस्तान की सेना का पाकिस्तान के शासन तंत्र पर पूरा कब्जा है, और जिस शासन तंत्र पर सेना का कब्जा होगा वो शासन तंत्र जो है पूरी जनता के लिए वेलफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि इस शासन सेना में, पाकिस्तानी सेना में पंजाबी डोमिनेशन है, और वो केवल वहां के पंजाब प्रांत को ही प्रेफर करते हैं। इसके कारण पाकिस्तान में विकास हुआ ही नहीं है सीमावर्ती क्षेत्रों में, जैसे खैबर पख्तूनख्वा है, जैसे बलूचिस्तान है, और बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ है वो एक साफ एग्जाम्पल है कि किस तरह से पाकिस्तान में पक्षपात फॉलो किया जा रहा था। जब शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री चुन के आ गए जनता के द्वारा, तो उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? तो ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार से पाकिस्तान में पक्षपात किया जाता है, और किस प्रकार पाकिस्तान की जो प्रजातंत्र है वो अपना काम नहीं कर रहा है। प्रजातंत्र की व्यवस्था के अनुसार जो जनता इलेक्ट करती है, तो काम करेगा ना जब वहां पर सेना का इंफ्लुएंस थोड़ा सा कम होगा। इन्हें एक तो डिसाइसिव डिसीजन लेना पड़ेगा, इन्हें ये बताना पड़ेगा कि ये प्रायोरिटी दे किसको रहे हैं, सेना को दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं, दोनों को दे रहे हैं, तो दोनों को पैरेलली लेकर चलें। भारत में भी तो है ना सेना, हमने कभी भी सेना को सरकार के कामों के बीच में आते हुए नहीं देखा, सरकार को कभी सेना के कामों के बीच में आते हुए नहीं देखा। मैं एग्जांपल में रख देती हूँ अभी ताज़ा, पहलगाम जब आतंकी हमला होता है उसमें सीधे सीधे कॉल सेना को लेने दिया सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेना इंडिपेंडेंट है, जो कदम उठाए वो सेना उठाए। अब ये जो डिसाइसिव, क्या एक तरह से कहा जाए सीधे सीधे इतना कॉन्फिडेंट सरकार को होना पड़ेगा, वहां की सेना को भी होना पड़ेगा इस चीज को अमल में लाने के लिए? देखिए, ऐसा है, इस तरह से वहां के प्रजातंत्र को प्रॉपर रिऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिन पॉलिसी मैटर्स पर सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार के प्रधानमंत्री को या उनके मंत्रियों को जवाब देना चाहिए, उस पर सेना के जनरल्स जो हैं वो अपने विचार रखते हैं। तो ये शो करता है कि वहां पर सेना ही पूरे डोमिनेशन में है, और इसी कारण सेना जो है का जो व्यवस्था है वो इस तरह की नहीं है कि प्रजातंत्र की व्यवस्था को लागू करे या सबको समान वो दे। आज खैबर पख्तूनख्वा में क्यों आवाज उठ रही है? क्योंकि वहां की जो जनता है पूरी की पूरी वो संतुष्ट नहीं है वहां के प्रजातंत्र से, वो सेना में, वहां की जनता में असंतोष है, जिसके कारण ये टीटीपी जो है वहां पर अपना ऑपरेशन चला चुकी है। बीएलए क्यों बनी? क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर वहां की जनता संतुष्ट नहीं थी, इनको विकास नहीं हुआ था, प्रजातंत्र व्यवस्था वहां पर प्रॉपर लागू नहीं हुई थी। वहां पर चीन जो है वहां के लोकल रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था, मगर वहां का विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसके कारण वहां पर असंतोष हुआ और वहां पर बीएलए का निर्माण हुआ। बीएलए ने फिर पाकिस्तान की सेना पर हमले शुरू कर दिए। इसी प्रकार से टीटीपी जो है, वहां की जो खैबर पख्तूनख्वा की जनता है, उसका जो सहयोग उसको मिल रहा है, जिस कारण इतना बड़ा हमला हुआ, बख्तरबंद गाड़ी को उड़ा दिया है। तो ये सब उनका कैंप होंगे वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में, और ये सब, इसका मतलब वहां की जनता जो है सरकार के से कोऑपरेट नहीं कर रही है। हमारे यहाँ तो जनता जनार्दन होती है, हमारे यहाँ पे तो जनता भी डिसाइड करती है, जनता के मूड के बाद भी बहुत कुछ चीजें डिसाइड होती है। अब अली शाह सर इस पर जरा लाइट दीजिएगा। जैसा शिवदान सर ने राइटली कोट किया कि जनता को भी कॉल लेना होता है, एक सरकार को भी कॉल लेना होता है, सेना तो जो लेती है वो लेती है। और इससे पहले मैंने जैसे बताया कि कभी भी इंडिपेंडेंट जो डिसीजंस होते हैं, जब ऐसे क्रूशल टाइम आता है, ऑपरेशंस को लेकर के तस्वीर आती है, तो ये एक कॉल होता है, कॉन्फिडेंस सरकार का, एक कॉन्फिडेंस सेना का, जो खुद से डिसीजन ले, खुद से इसको लेकर के तस्वीर बनाए कि राइटली क्या कुछ किया जाना चाहिए उस सिचुएशन में। अब भारत में तो यही होता है कि सेना और सरकार दोनों अलग अलग चलती है, दोनों पैरेलली अपना अपना काम कर रहे हैं।
पर पाकिस्तान की स्थिति में हम देखते हैं ये ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, ये कहते हैं कि हम आतंकवाद से ठीक कर देंगे तस्वीर। अब इन्हें जाके जरा कोई बताए कि आतंकवाद का जो एब्रिविएशन है, जो एडवर्ब है, वो पाकिस्तान के साथ ही फिट बैठता है बस। तो जी आपने 100% की बात करी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, 100%। देखिए कर्नल शिवदान साहब ने बखूबी समझाया और कर्नल कुणाल साहब ने बिल्कुल सही सटीक तरीके से अपने वो डेटा स्टैटिस्टिक्स और तारीख बताई। देखिए सन 2008 की बात करता हूँ मैं, 2008 की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि ये साल वो था जब मैं अपनी वर्दी टांग रहा था मैं फौज से। तो टीटीपी पे उस टाइम पे भी खबरें आई थी और टीटी ने रिपीटेडली पब्लिकली धमकी दी यूएस होमलैंड को, और टीटीपी स्पोक्समैन ने बाकायदा एक जिम्मेदारी ली। फेल्ड व्हीकल बॉम्ब अटैक हुआ था टाइम स्क्वायर में, न्यूयॉर्क में सिटी में, जो कि 1 मई 2010 को हुआ था। और जून 2011 में एक स्पोक्सपर्सन टीटीपी का वो सरेआम बोलता है कि वो अटैक करेगा यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप को। क्यों? क्योंकि उसामा बिन लादेन की धमकी के बदल की भावना से। अब आप बताइए, अगर वो उसामा बिन लादेन को उसामा बिन लादेन जी के नाम से पुकारते होंगे या ऐसे सपोर्ट करते होंगे या ऐसे बदल लेंगे, तो आप समझ सकते हैं उनकी मंशा क्या हो सकती है। अब टीटीपी ने एक लीडर को, टीटीपी लीडर ने अप्रैल 2012 में एंडोर्स किया एक्सटर्नल ऑपरेशंस, वो ग्रुप के जो धमकी दे रहे थे अटैक्स करने के लिए यूनाइटेड किंगडम में, और इनकी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि यूके का इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में बहुत बढ़ गया था। अब पाकिस्तान जो है वो, उसकी प्रॉब्लम क्या है पता है मैं आपको रितु जी? पाकिस्तान की प्रॉब्लम ना आतंकवाद है ना ये, उसकी प्रॉब्लम ये है, आतंकवाद तो है ही है, मगर मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम ये है कि वो दुखी नहीं है अपने दुख से, वो दुखी है पड़ोसी के सुख से, कि पड़ोसी की क्या हो रहा है, वो मैं वो दो देख के जाऊं। तो ये है बेसिक प्रॉब्लम पाकिस्तान की। और जो रुपया पैसा आता है ना, उस पे वो आतंकवाद, उग्रवाद, गोलाबारी उस पे खर्च कर देते हैं। भाई बजाय के एजुकेशन, तालीम, इकरा, बजाय के उस पे खर्च करें ना, लेकिन नहीं बाबा ना। लेकिन इनके पास जब भिखारी कटोरा लेकर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शहबाज शरीफ के अल्फाज हैं, उसने कहा था कि अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मैं भिखारी कटोरा लेकर दर बदर नहीं जाया करेंगे। यानी कि उन्हें कबूल कर रहे थे कि पहले वो गए हैं भिखारी कटोरा लेकर दर बदर। अब आप देखिए, जो मुल्क जहां पे आईएमएफ से कर्जा लेने को तंगी आ रही थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, लेकिन अली शाह सर, अगर बोया ही पेड़ बबूल का है तो आम कहां से मिल जाएंगे? अब आपने बीज ही आतंकवाद का डाला है तो डसेगा ही आपको। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, एकदम बिल्कुल। अब यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की बेसिकली, जब से वो जलता है भुनता है कि भाई आप बांग्लादेश से अपने रिलेशनशिप करने 13 साल के बाद बांग्लादेश, और इन्होंने बयान दिया है बाय द वे बाकायदा कि अब 13 साल के बाद इनकी टाइज और स्ट्रेंथन हो रही हैं। अब आप देखिए, बांग्लादेश जहां पे 2 पनडुब्बियां थी, 8 पनडुब्बी की बात कर रहे हैं ये, क्योंकि चीन की मदद से, चीन का हाथ है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन मतलब ही हाथ है। जब वो मतलब निकल जाएगा तो पाकिस्तान, मुझे अब इसमें मैं थोड़ा सा अलग राय रखती हूँ। अली शाह सर, आपने जो बोला पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट, अगर मैं कहूँ पाकिस्तान को लेकर चीन का सिर्फ फायदे का सौदा है, तो मैं इसे दूसरे नजरिए से समझती हूँ कि पाकिस्तान खुद ही अपने आप को चाहता है ट्रैप में फंसाना। वो अपने आप पे ग्राउंड बनाने के लिए दे रहा है ना इजाजत की, आइए आप यूज करिए पाकिस्तान की धरती को। कल्चर ही है अपने आप को बर्बाद कर देने का। आप जो सुसाइड बॉम्बर आते हैं ना, तो वो यकीन रखते हैं अपने आप की कब्र खोदने में, खुद उनको मजा आता है। तो वो आतंकी आते ही हैं अपने आप को मारने के लिए, अपने आप मरने के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में ना भूसा पता नहीं क्या बकवास भरा जाता है कि तुमको हूरें मिलेंगी, जन्नत नसीब होगी, सीधा जहन्नम में जाएंगे। और बेसिकली पाकिस्तान की मिलिट्री को भी मैं आतंकी से कम नहीं मानता हूं बाय द वे। तो जिस तरह के ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुलाया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, पर फिर ऐसा क्यों होता है? सैफुल्ला जो कसूरी है, वो कहता है कि हमें तो न्योता मिल रहा है, वहां की मिलिट्री हमें न्योता दे रही है, वो आतंकी है, एंड ही इज क्लियरली सेइंग कि हमें न्योता मिल रहा है, इन्विटेशन मिल रहा है सरकारों का। आप सही कह रही हैं ऋतु जी, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही। अब आप देखिए, आपको मैं यहीं पे लाइव एग्जांपल देता हूं ताकि हर कोई दर्शक इस बात को समझ ले। आपने पाकिस्तानी पैनलिस्ट को न्योता दिया था इस शो पे आने का, आपने कहा वो जुड़ेंगे, वो भगोड़े हो गए, अब तक नहीं डर के मारे जुड़े। पाकिस्तानी पैनलिस्ट वो डरते हैं, थोड़ा कांपते हैं, जैसे वो सुनते हैं कि मेजर मोहम्मद अली शाह आ रहा है पैनल पे, अरे भागे तो भाग जाते हैं। बिल्कुल लिटरली आपने खुद देखा आपके शो पे, वो भाग जाते हैं लिटरली। अब आप देखिए, जो मैंने दो ही रास्ता बचता है अली शाह सर, 2 ही रास्ता बचता है, या तो जुड़े ही ना, और जुड़ जाए तो फिर डिबेट छोड़कर चले जाए। कुणाल भट्टाचार्य सर, ये मुझे बताइएगा कि हथियारों की डिप्लोमेसी के इर्द गिर्द जैसा पाकिस्तान चलाना चाहता है,
वो कामयाब तो नहीं हो रहा है, विफल जरूर हो रहा है। अब साथ में अली शासन ने एक चीज यहाँ पर और जरा हाईलाइट की है, वो मैं जरा इस पे चाहती हूँ आप प्रकाश डाले। बीएलए हो, टीटीपी हो, छिटपुट जो गुट चल रहे हो, जो एक्टिव हो, आतंकी संगठन हो, ये चाहते हैं, उन्हें फंड करते हैं, उनको और ज्यादा वीआईपी फैसिलिटीज देते हैं। अब हम ये ग्वादर पोर्ट पर भी देखते हैं, पासनी पोर्ट पर भी देखते हैं, इस्लामाबाद में इनके जो हेडक्वार्टर है उससे 5 किलोमीटर दूर ही इन्होंने सेंटर भी बना रखा है। कहते हैं वहां पर सांप्रदायिक हॉल है, एक कम्युनिटी हॉल है, वहां पर शादियां पार्टियां होती हैं। अब पार्टी में आतंकी खा के जा रहे हैं या लोग खा के जा रहे हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं, ये भी सामने आता है। अब क्या हथियारों के बलबूते ही इस तरीके की डिप्लोमेसी चलेगी क्या? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। और आतंकी को मारने के लिए आपको उसका सप्लाई लाइन भी बंद करना है। लेकिन अभी ये जो टीटीपी है, ये अमेरिका ने जितने सोफिस्टिकेटेड वेपन छोड़ के गया था 2021-22 में जब अफगानिस्तान छोड़ा था, वो अभी हथियार टीटीपी और तालिबान के पास आ गया है। तो वो एक बड़ा मुश्किल की काम है पाकिस्तान का। और ये बलूचिस्तान के साथ लेकर वो बोल रहा है कि हमने एंटी चाइना एक्टिविटी शुरू करेंगे, वो ग्वादर पोर्ट के चक्कर में। तो इसमें पाकिस्तान का पोजीशन बड़ा डुप्लीकेट है। मतलब सर मैं इसे कभी दूसरे बोलता एंगल से है समझती हूं, कि कुणाल सर, इसे एग्जीक्यूट कराने के लिए हैसियत चाहिए होती है। मुझे ऐसा लगता है इतने बड़े ऑपरेशंस का अगर दिमाग में सपना आप संजो रहे हैं, वो बिरयानी बना रहे हैं, तो उस बिरयानी को पकने में समय देना होता है, उसमें इंग्रेडिएंट्स डालने होते हैं, जो पाकिस्तान के पास है ही नहीं। एक ही इंग्रेडिएंट है आतंकवाद। कुणाल सर नहीं, वो बोला है कि कॉम्बैट रिलेटेड फेटेलिटीज इंक्रीज 74%, 74% बढ़ा है। और मिलिटेंट रेस्पॉन्सिबल इसमें आधा मिलिटेंट का कारण से हुआ। 437% पैरामिलिट्री फोर्स, डिफेंस फोर्स और पुलिस फोर्स का आदमी मर चुके हैं। और 3413 2025 में टोटल वायलेंस में डेथ हुआ है। 3413 एक काफी बड़ा नंबर है। और इसमें मिलिटेंट्स का 1950 डेथ 24 में हुआ था। मतलब 74% डेथ ज्यादा हुआ है। इसका मतलब पाकिस्तान इज इनकेपेबल, ये कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। नाच ना जाने और आंगन टेढ़ा, वही वाली कहावत फिट बैठती है पाकिस्तान के साथ। नाचना जानते नहीं है और फिर कसूरवार आंगन को ठहराते हैं कि हम क्या करें भैया, हमारे पास तो दिक्कतें हैं, हमारे पास आर्थिक की दिक्कत है, हमारे पास नीतियों की दिक्कत है, हमारे पास कॉल लेने वाला नहीं है। अब कॉल लेने वाले को आप दीजिए तो सही शासन, उन्हें बूस्टअप तो दीजिए, तभी तो लेंगे कॉल। लेकिन लेंगे कॉल कौन? इनके मसूद अजहर, इनके जैश के लोग लेंगे कॉल। तो फिर चीज़ें तो ऐसे ही होंगी। अब शिवदान सर से ज़रा मैं जानना चाहती हूँ। शिवदान सर, अब ऑपरेशन पर ऑपरेशन, लेकिन गृह युद्ध भी हम देखते हैं दूसरी तरफ। सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, तालिबान से लड़ाई हो, हर जगह पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। डिप्लोमेटिक तौर पर तो पहले से इंटरनेशनल बेइज्जती कराने की आदत हो गई है, लेकिन अभी तो कहा जाए तो बड़ा चैलेंज, ये तीनों मोर्चे भी खुल गए हैं। इमरान खान अलग परेशान कर रहे हैं। तो अब रास्ता क्या बज रहा है शहबाज शरीफ के पास और मुनीर साहब के पास? देखिए, शहबाज शरीफ को खड़ा हो जाना चाहिए और पाकिस्तान में प्रॉपर प्रजातंत्र को स्थापित किया जाना चाहिए। प्रजातंत्र का मतलब है कि पूरी जनता का राज और समान सारी सुविधाएं, सारे विकास के साधन सबके लिए बराबर दिए जाने चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक प्रांत विकास के रास्ते पर है और दूसरे प्रांत में आम आदमी को खाने के लिए अनाज भी नहीं मिल रहा है? तो ये पाकिस्तान की जनता को खुद सोचना चाहिए और खुद आइए इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि हमारा ये प्रजातंत्र में सेना का इतना प्रभुत्व क्यों है। और ये इवन अमेरिका ने इसको पाकिस्तानी सेना को प्रोत्साहन दिया है। क्या जरूरत थी आसिम मुनीर को बुला करके अमेरिका में प्रेसिडेंट हाउस में लंच कराने की? क्योंकि इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की सेना को अमेरिका का पूरा समर्थन है। और ये समर्थन तब से है जब रूसी सेनाएं अफगानिस्तान में आई थी। उस वक्त रूस को हराने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना का इस्तेमाल किया। राइट। उसके बाद से अमेरिका हमेशा
पाकिस्तान को सेना की नजर से ही देख रहा है। और जितना भी सेना पनप रही है पाकिस्तान में, जितना सेना का प्रभुत्व है वो केवल अमेरिका के इशारे पर है। और पूरा पाकिस्तान अमेरिका की दया पर, मर्जी पर चल रहा है, क्योंकि IMF का जब भी जो इंस्टॉलमेंट मिलता है उसको अमेरिका के द्वारा ही मिलता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये इंस्टॉलमेंट क्यों मिली? क्योंकि उसको पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता था अमेरिका ईरान में, जब ईरान और इजराइल का आपस में लड़ाई शुरू हुई थी। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। इस पर अली शाह सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। और अली शाह सर, पाकिस्तान तो वैसा देश है ना जो मैंने भी जैसे कोट किया, इंटरनेशनल बेइज्जती की ऑब्सेशन सी हो गई है, उन्हें आदत सी हो गई है। हर दफ़ा मार पड़ रही है, चाहे कभी UN पे पड़ रही है, कभी अमेरिकन जो संगठन है वो लगा रहे हैं मार, कभी UNSC में पड़ रही है, कभी हम देखते हैं कि सार्क की बैठकों में भी पाकिस्तान का जिक्र हो जाता है। भारत तो लगा ही रहा है ये मार, लेकिन इसके साथ साथ अब वर्ल्ड ऑर्डर में भी चर्चा इस तरीके से हो गई कि पाकिस्तान यानी कि एक ऐसा प्रांत, एक ऐसा देश जिसको जितना बेइज्जत किया जाए वर्ल्ड ऑर्डर में उतना कम है। अब मार तो एक नेशनल टेलीविजन पर, इंडियन मीडिया पर भी पड़ती है। अली शाह सर भी एक मार लगाते हैं, यहाँ पर आते हैं जब पाकिस्तानी पत्रकार, जैसा आपने कोट भी किया है, ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन सीधे सीधे पाकिस्तानी आर्मी अगर कॉल लेती है तो इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। समस्या तब खड़ी होती है जब ये खुद डिसाइड नहीं कर पाते कि कॉल लेना किसे है, डिसीजन किसके पाले से आएगा। रितु जी, आपने बहुत सही बात करी है। और जिससे पहले मैं अपना एनालिसिस बताऊं यहाँ पर, उससे पहले मैं बस एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि मैं दाग देता हूं आपकी जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की, और जिस तरीके से आप किसी डिस्कशन को आगे स्टीयर करते हैं, आपको इन डेप्थ समझ है, तभी आप ये कर पाती है। मैं बखूबी इसका दाग देता हूं मैं। अब मैं रितु जी कल की खबर आता हूं मैं। देखिए, डेरा इस्माइल खान पाकिस्तान के अंदर, वहां से खबर आई थी कल कि एक रोड साइड बॉम्ब था। वो टारगेट किया वो एक पुलिस की गाड़ी को, जिसमें 6 पुलिस ऑफिसर बल्कि नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के अंदर वो अफगान बॉर्डर में मारे गए थे। उसमें एक सर्च हुई थी मिलिटेंट। इससे दर्शाता है, कल की खबर है ये पहले मैं 2008-2012 की बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, है। और जो ब्लास्ट हुआ वो स्ट्रक हुआ जो टैंक डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में। और जो लोकल पुलिस चीफ है वहां का, परवेज शाह ने बताया कि जो जिनकी मृत्यु हुई है, जो मरे हैं, उनके वो इंक्लूड एक पुलिस चीफ इशाक अहमद, जो एक रूटीन पेट्रोल पे थे इशाक अहमद, और उस अटैक के टाइम पे। और ये परवेज शाह ने, और ज्यादा कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे नहीं पाए जो मैं पढ़ रहा था, बल्कि डॉन इनका बड़ा खास इनका अखबार आता है उसकी थोड़ी यहाँ पर तो पाकिस्तानी चैनल बैन है, लेकिन हम खबरें एज एन एनालिस्ट वहां पे रखते हैं कि भाई क्या हो रहा है वहां पे। अब पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, बड़ी दिलचस्प बात है, मोहसिन नकवी साहब, वो उन्होंने कंडेम तो करा है अटैक, लेकिन एक तरीके से पाकिस्तान की सरकार ही बढ़ावा देती है उग्रवादियों को, और उन्होंने ट्रिब्यूट भी दिया किल ऑफिसर्स को। लेकिन अब देखिए, किसी ग्रुप ने इसकी अभी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जो सस्पेशन जाएगा वो जाहिर सी बात है वो जाएगा किसके ऊपर, TTP के ऊपर, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इंटेंसिफाई कराए हैं अटैक्स और सिविलियंस पे पिछले कुछ चंद एक महीनों पहले। और जाहिर सी बात है, मेरे को भी अगर आप पूछे जाए तो मेरे को शक लग रहा है कि लेकिन इसके बावजूद भी ना, अगर अली शाह सर अगर आप पूछिएगा ना घुमा करके, ये सारे जो आपने आंकड़े गिनवाए, सारे तथ्य जो आपने गिनवाए, उनके लिए कुछ नहीं है। उनके लिए सिर्फ ऐसी चीज है, यहाँ से सुनिए और यहाँ से निकाल दीजिए। उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। उनके माई बाप है आतंकी, वो चला रहे हैं उनका घर, तो इस पर नहीं बोलिए सर। कुणाल भट्टाचार्य सर अभी बहुत ही एक कहा जाए ना कि जख्मों को कुरेद दिया अली शाह सर ने। अब कुणाल सर ये मुझे जरा समझाइएगा, जब हम हवाला देते हैं आतंकी कनेक्शन को लेकर के, UN की कॉल को लेकर के, तो मैं यहाँ पर जरा कोट करना चाहूंगी। एक्यूजेशंस जो है अलग, जो भारत के अलावा जो अलग डेलीगेशंस है वो कैसे लगाते हैं। India and other delegates at UN have accused Pakistan of being source of backer of terrorism। एक बैकड्रॉप देता है, पीछे से सपोर्ट करता है, एक कहा जाए तो एक ऐसा फ्रंट देता है जिसमें आप इजीली प्रोपलेट कर पाए। अब UN का स्टांस ऑन टेररिज्म क्या है पाकिस्तान के नजरिए से, अब जरा उसको जानिएगा। एंटोनियो ग्यूटरेस जो UN सेक्रेटरी हैं, वो कोट करते हैं कि ये जो स्ट्रांगली कंडेम्ड एक्ट्स है टेररिज्म पाकिस्तान जैसे फैलाता है, इंक्लूडिंग अटैक्स बाय पाकिस्तान एज वेल एज ऑन इंडिया, अर्जिंग अकाउंटेबिलिटी एंड फुल इन्वेस्टिगेशंस इनटू सच अटैक्स, चाहे वो पाकिस्तान में हो या भारत में हो।
या किसी अन्य प्रांत में हो, 9/11 होता है, 26/11 होता है, पहलगाम होता है, ऑस्ट्रेलिया के बीच पर कुछ होता है, नाम पाकिस्तान ऑन हिट लिस्ट। कुणाल सर, ये FATF है, यूनाइटेड नेशंस ने एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे पाकिस्तान को ग्रे स्केल में डाला हुआ है और वहां पे यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि पाकिस्तान का नियत चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो टेररिस्ट फंडिंग कर रहा है। यहाँ पे एक पाकिस्तान का मैं देख रहा था, PICSS, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज, ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बोल रहा है कि ये सब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये काबुल से मतलब अफगानिस्तान से आ रहा है और जो क्या तालिबान सरकार अफगानिस्तान मतलब काबुल से बोल रहा है ये खुलेआम इसको डिनाई कर रहा है। लेकिन हमें सबको पता है कि तालिबान ये एक देवबंदी जिहादी हो जाती है। आपने जब ये कहा है ना तो एक कहावत फिट होती है कि मरता क्या ना करता, कुछ तो कहेंगे ही ना। आरोप तो चाहे काबुल पे लगाए चाहे भारत पर लगाए, आरोप तो पाकिस्तान को किसी पर थोपना ही है ना। रहा है कि तुम लोग टेररिज्म कर रहा है, पाकिस्तान बोल रहा है हम नहीं, ये इंडिया का आदमी कर रहा है। सेम थिंग पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बोल रहा है कि तुम TTP को सपोर्ट कर रहा है, काबुल खुलेआम उसको डिनाई कर रहा है, बोला नहीं ये पाकिस्तान का अंदर का आदमी है। कहानी एकदम दोनों सिमिलर है। तो ये चीज तो पाकिस्तान को ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा क्योंकि उनको वो चाहता क्या है, एक जगह में तुम टेररिस्ट को सपोर्ट करोगे, दूसरे जगह में तुम टेररिस्ट का अगेंस्ट में बोलेगा वी आर ऑल्सो सफरर अंडर द मिलिटेंट। ये तो नहीं चल सकता है। मतलब ये जो सफरर है या स्पॉन्सर है, कुणाल सर, सफरर है या स्पॉन्सर है ये तो हम सभी जानते हैं। पाकिस्तान जैसा खुद को पेश करता है वो ठीक कर ले इमरान खान की स्थिति को जरा। जो पाकिस्तान में इमरान खान के जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर इकट्ठा होते हैं उन्हीं को हैंडल कर ले, मैं तो यही कह रही हूँ। एकदम तो मेरे को अभी ये जो TTP का मोहम्मद खुरासिन जो आपने बताया है ये स्टेटमेंट ही दे रहा है कि ये पाकिस्तान का सरकार को हम निकालेंगे और यहाँ पे हमारे जो जैसे तालिबान का अफगानिस्तान में राज चल रहा है वैसे राज पाकिस्तान में चलाना है। तो ये तो एक डुप्लीकेट पॉलिसी है। दूसरे को सांप बचाओगे तो वो दुश्मन के जगह पे एक बार कभी खुद को ही काटेगा। तो दिस वी हैव ऑलरेडी मेरे साहब ने बताया, ये एकदम सही है। तुम तालिबान को पहले सपोर्ट करता था अमेरिका के अगेंस्ट में, अभी वही तालिबान तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। तो वही मैंने कहावत भी पढ़ दी थी ना इस पर कि बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से मिलेंगे भैया। अब कोशिश कीजिए इंसानियत के लिए तो इंसानियत आपके लिए करेगी कोशिश। अब आप कोशिश जिहाद के लिए करते तो जिहादी ही पैदा होंगे ना वहां पर। अब कर्नल शिवदान सर, इज दिस द राइट टाइम टू से कि ये जो ऑपरेशन इन्होंने चलाया है, एक छलावा जो परोसा है सरबकाफ, ये ऑपरेशन फेल हो गया है? देखिए, कोई भी ऑपरेशन जब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जिसमें जनता की विलिंगनेस नहीं होगी। आप बताइए, एक पाकिस्तान में कल्चर बन चुकी है आतंकवादी बनना। जिस प्रकार से क्या किसी देश में आम नागरिक, आम नौजवान आतंकवादी बनना चाहेगा? वहां पर इसको प्रोफेशनल की तरह लेते हैं वहां के नौजवान। ये क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की सरकारों ने खुद तालिबान बनाए अपने मदरसों में और उनको इनकरेज किया कि जाकर के आप लड़ाई लड़िए और आपके पीछे आपके परिवारों को हम सहायता करेंगे। तो इस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी बनना एक कल्चर बन चुकी है। इसके कारण पाकिस्तान की जो सरकार है उसका कोई अपना चेहरा नहीं रहा है वहां की जनता के साथ उपदेश देने का। अब जनता की तो अभी समय आ गया है जब पाकिस्तान की जनता को ये निश्चय करना है कि हमको आतंकवादी सरकारों या सेना के कब्जे में रह करके अपने को पूरे दुनिया में पीछे रहना है या
दुनिया के साथ चलना है। अब बताइए, एक भारत और पाकिस्तान साथ निर्माण हुए थे, आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी तरक्की कर रही है और उधर ही पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था इतनी पिछड़ रही है। इसका एक ही कारण है, वहां की नीतियों में ये आतंकवाद को अपना एक्सेप्ट करना कि हमारी नेशनल नीति है आतंकवाद, जिसको वो एक्सपोर्ट कर रहे थे वहां से, तो ये अब नहीं चलेगा। और इसके कारण ये लॉन्ग दर्शी नहीं है, कोई भी सभ्य देश, कोई सिविलाइज कंट्री इस तरह की नीति नहीं अडॉप्ट कर सकता जैसे पाकिस्तान अडॉप्ट की थी कि अपने पूरे देश के नौजवानों को अडॉप्शन भी गलत है और नजरिया भी गलत है, पॉलिसी भी गलत है और नीति भी गलत है। दोनों में डिफरेंसेस तो है ही है, लेकिन ये जिस नियत से किया गया वो भी गलत है। अब अली शाह सर से मैं जानना चाहती हूँ, अली शाह सर, ये जो तस्वीर आती है, कभी आप ऑपरेशंस का जिक्र करते हैं, टेक्निकल तौर पर आपकी कोशिश होती है उस ऑपरेशन के जरिए कुछ प्रॉफिटेबल निकल जाए। हम दिल्ली में देखते हैं ऑपरेशन चलाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं लाल आतंक के लिए गृह मंत्री बोल जाते हैं कि 2026 तक निपटारा करेंगे, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से लाल आतंक ऑपरेशन चलाया जाता है। अब उसके जरिए हमने कैसे प्रहार किया है ये हम सब दिखाते हैं, किस तरीके से आत्मसमर्पण कर रहे हैं वो नक्सली। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल ड्रॉ कर रही थी आपके सामने, अब पाकिस्तान को लीजिए जरा। ये ऑपरेशन सरबकाफ लाते ही इसलिए हैं ताकि दुनिया के सामने एक छलावा परोसा जाए, जिससे दिखाया जाए कि हम कोशिश कर रहे हैं आतंकवाद को हटाने के लिए। अब कर रहे हो नहीं कर रहे हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। FATF लिस्ट में ब्लैक लिस्ट ना हो जाए पाकिस्तान, कोशिश ये है। तो जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया। ये दिखावा करते हैं, हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। ये दिखाते हैं कि ये खुद जूझ रहे हैं। अरे आपने खुद पाला है, परोसा है। और अगर वही, चलिए तालिबान की बात करते हैं अफगानिस्तान के अंदर, जो 2021 15 अगस्त 2021 के बाद वहां पर आया शासन। वही तालिबान, और जब तालिबान अफगानिस्तान के अंदर आया था तो जनरल फैज हामिद साहब, इनके ISI चीफ, फौरन दौड़ते हुए गए थे पाकिस्तान से अफगानिस्तान और वहां पर सेलिब्रेट किया था मजहब के नाम पर, बड़े खुश हुए थे। और वही तालिबान आज की तारीख में पाकिस्तान के खून का प्यासा हो गया है। और तालिबान की अगर बात करें तो एक देवबंदी जिहादिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्राइमरीली ऑपरेट करती है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे। वो डेसिग्नेटेड हुआ है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, UN ने इसको। और ये फिर खुली तकरीरें जो दी जाती है, चाहे वो इस्लामाबाद से दे, POK से दे, या कहीं से भी उठ करके इनके जो आतंकी आकर के खुले तौर पर कह जाते हैं, ये कोई देख नहीं रहा क्या? यार टीवी बंद हो गए हैं, फूट गए हैं सारे टीवी, वहां पर दिख नहीं पा रहा है क्या किसी को? या सरकार चाहती भी है कि ऐसा बोले वहां के आतंकी? देखिए, बैतुल्ला मसूद ने जब 2007 में इसकी स्थापना करी थी ना TTP की, और जब ये लीड हुआ नूर वाली महसूद ने 2018 तक, तब से इनको ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया गया था कि भाई ये लोग सच में सोचते हैं कि भी। और कर्नल सिद्धांत ने बहुत ही बखूबी बड़ी अच्छी बात करी है, उसको मैं यूज भी करूंगा अगले किसी डिबेट पे। देखिए, अलग किसी देशों में हम सुनते हैं ना, युवा पीढ़ी को बड़े होके डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या कुछ बनना पड़ता है, टीचर बनना पड़ता है या न्यूज एंकर बनना, उनकी वहां पे जिहादी बनाना अटेम्प्ट रहता है ना, जिहादी बनाने उन्हें। और अली शाह सर, आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी अब जरा थोड़ा नरम हो जाइए, वरना ऐसे डिस्कशंस में पाकिस्तानी पत्रकार आएंगे भी नहीं। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए आप दोनों का, कुणाल सर का भी शुक्रिया। और ये पाकिस्तान को लेकर के जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं अब स्पष्ट होती है कि चाहे TTP हो, BLA हो या तालिबान का मुद्दा हो, पाकिस्तान खुद ही ऐसी टेढ़ी खीर है जो खुद को एक्सपोज कर रहा है, दिखा रहा है पूरे वर्ल्ड को। ऑपरेशन सरबकाफ आप चलाइए, चाहे कोई भी ऑपरेशन चलाइए, वो फेलियर ही होगी अगर आप आतंकवाद परोसेंगे। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, बने रहे इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली आपके स्मार्ट TV पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।